और आइए आपको सीधे लेकर चल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सर 5 जनपदों में हम लोग ने लाइव लिंक रखा है जिसमें संवाद अभ्यर्थियों से आप से करवाएंगे सर। सर्वप्रथम हम लोग जनपद चित्रकूट से ज्वाइन करेंगे। चित्रकूट सुश्री मनीषा देवी, पुत्री श्री राजा प्रसाद, ग्राम व पोस्ट पौड़ी, जनपद चित्रकूट सर। इनका चयन सर प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के पद पे हुआ है। इनके पिता अस्वस्थ रहते हैं, भाई के पास एक पान की दुकान है सर। मनीषा देवी जी, आपको चयन के लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ नमस्ते। आपको जो है आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता के रूप में आपका चयन हुआ है और आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। जानकारी है ना आपको? कहाँ कौन सा स्कूल आपको मिला है? ये जनपद से इनको उपलब्ध होगा विद्यालय। तो विद्यालय का चयन आपके लिए जब होगा तो उस विद्यालय में जाकर के नियमित रूप से वहां के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगी आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक पास में कर लो। क्या इससे पहले क्या करती थी आप? हैं? एक कनेक्टिविटी की इतनी प्रॉब्लम क्यों है वहां पे? नहीं, आपकी आवाज तो ठीक आ रही है। थोड़ा और करीब कर दो माइक को। एक शिक्षक की आवाज इतनी दबी भी नहीं होनी चाहिए कि वह जो है आवाज बच्चों के शोरगुल में दब जाए। आप ये बताइए इससे पहले क्या करती थी? पढ़ाई कर रही थी आप? पढ़ाई में क्या किया है आपने? कहां से आपने पीजी किया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। कब किया था? 2010 में। 2010 से आप क्या कर रही थी पिछले 10 वर्षों के दौरान? ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, लगातार हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वह अपने जिस विषय को लेकर के उसने डिग्री प्राप्त की है उस विषय में तो ज्ञान अर्जन करिए ही, लेकिन उससे अपने इर्द गिर्द अन्य विषयों में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अब आप एक अध्यापक के रूप में, उसमें भी एक प्रवक्ता के रूप में ये नियुक्ति पत्र आज आपको प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ा दायित्व आपको प्राप्त हो रहा है, इसलिए अब इस दायित्व का आपको बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करके अपने आप को साबित करना है। कर पाएंगी ना? चलिए, बधाई आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। सर, हम लोग ने 298 प्रवक्ताओं का चयन किया है 18 विषयों में। इसमें सर आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इसमें 189 महिलाएं हैं और 109 पुरुष हैं। अब सर हम लोग जनपद महाराजगंज को कनेक्ट करेंगे। जनपद महाराजगंज। नमस्कार सर, हमारे साथ प्रियंका सिंह जी हैं, वो आपसे बात करेंगे।
श्रीमती प्रियंका सिंह सर, पत्नी श्री आदित्यनाथ सिंह, ग्राम पोस्ट बरवा राजा, नदुआ बाजार, जनपद महाराजगंज का है। उनका चयन प्रवक्ता इतिहास के पद पर हुआ है। क्यों प्रियंका सिंह जी, आपका चयन इतिहास के प्रवक्ता के रूप में हुआ है, जानकारी है ना आपको? आपको जानकारी है आपको ना? तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, एक लेक्चरर के रूप में अब आपको कार्य करना है। कार्य कर पाएंगी? जी सर, मैं 100% दूंगी। इससे पहले आप जो है क्या करते थे? सर, मैं हाउसवाइफ थी। अच्छा, घर ही में रह के काम करती थी? जी सर, मैं घर से अपनी पूरी पढ़ाई की हूँ। आपने जो है कभी कोई पढ़ाने का अभ्यास किया भी है? नो सर। तो फिर कैसे आप पढ़ा पाएंगे विद्यालय में जाकर के, अगर अचानक विद्यालय में जा रही हैं तो? जी सर, मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगी। देखिए, एक लेक्चरर के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिन बच्चों को आपको पढ़ाना होता है वे सभी बच्चे ऐसे होते हैं, वे सब टीनेजर्स हैं, यानी सब 12 से लेके 18 साल तक के बच्चे होंगे। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जब आप जाएंगे तो एक आत्मविश्वास से भरपूर आपको स्वयं अपने को साबित करना पड़ेगा। दूसरा, वहाँ पर अपने विषय की पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। जिस विषय पे आपको बच्चों को पढ़ाना होगा उस विषय की तो जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन अगर उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, यानी जिस केवल यानी लेसन के बारे में नहीं, पूरे सब्जेक्ट के बारे में भी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसके लिए अपने आप को तैयार करना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। जी सर, मैं तैयार करूंगी सर। दूसरा ये है कि जिले में कोई भी विद्यालय आपको मिलेगा तो वहां चली जाएंगी कि फिर सिफारिश लेकर के आप लोग इधर उधर का चक्कर लगाएंगे कि नहीं साहब गांव के घर नजदीक किसी विद्यालय में मेरी नियुक्ति करवाइए? नहीं सर, जहाँ भी मिला है वहाँ मैं अपना वहीं पे मैं कार्य करूंगी। कार्य कर पाएंगी ना? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? सर, हमारे 3 भसुर हैं। हाँ। हमारे ससुर हैं, सब लोग हैं, सब लोग बहुत खुश हैं सर। ठीक है, बहुत सुंदर। मेहनत से कार्य करिए, अपने आप को साबित करिए। देखिए, एक महिला के लिए तो शिक्षक की नौकरी बहुत सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने परिवार को तो बनाई देती है, लेकिन साथ साथ वह पूरे समाज के निर्माण में भी अपना हाथ बटा करके सहयोगी बन सकती है, बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर। सर, हमारे नेक्स्ट हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं जनपद मैनपुरी में सर, श्रीमती रोली झा, पत्नी श्री मयंक शर्मा से सर आपका संवाद कराया जाएगा सर, जिसमें श्रीमती झा जो है उनका चयन हुआ है सहायक अध्यापक कला के पद पर हुआ है सर। जो हम लोग का सर अध्याचन गया था 2018 में लोक सेवा आयोग के पास, उसमें कला का नहीं हो पाया था, बाद में रिजल्ट आया था, इसलिए पिछली बार नहीं कर पाए थे सर। अभी भी कुछ 3 विषय हैं जिनका रिजल्ट अभी अनाउंस होगा सर। श्रीमती झा रोहिलखंड विश्वविद्यालय से कला विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स उन्होंने किया है और अपने विषय की टॉपर रही हैं। मैनपुरी। प्रणाम सर। हाँ, नमस्ते। रोली जी, कैसी हैं आप? महाराज जी, अच्छी हूँ, आप सही हो? बिल्कुल ठीक हैं, इसीलिए तो आपसे संवाद बना पा रहे हैं। जी जी। आपका चयन सहायक अध्यापक के रूप में हुआ है। जी कैसा लग रहा है आपको? सब बहुत अच्छा लग रहा है, और आपसे बात हुई ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। आपके परिवार के लोग खुश हैं कि नहीं हैं? सर, दोनों लोग खुश हैं, यहाँ के भी, और मैं पहले मरीज में थी। हाँ। शालीमार रामपुर में, तो दोनों तरफ के लोग खुश हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। एक तो आपके परिवार के सदस्यों को, आपके मायके वालों को भी और ससुराल वालों को भी, दोनों को एक तो बधाई। देखिए, आपका चयन अगर पहले हो जाता ना तो कम से कम दहेज में कम पैसा देना पड़ता है। नहीं सर, दहेज नहीं लिया है।
अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तब तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने आपका चयन करके अच्छा काम किया है। तो एक तो ये अच्छी परंपरा आपने डाली आपके पति ने कि दहेज नहीं लेंगे और दहेज देंगे भी नहीं। एक तो बहुत अच्छा काम ये है। दूसरा ये है कि कला के शिक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। काफी दिनों से मामला लंबित में पड़ा हुआ था। जी हाँ, काफी नहीं सर, हम अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से विद्यालय को जाएंगे। बहुत सुंदर। आपने कुछ कार्य भी किया है। जी सर, हमने अन्य संगोष्ठियों में संभाग किया है। अभी मेरी हाल ही में कुमार संभवम प्रथम सर्वपे महाकवि कालिदास की जो पुस्तक है, उस पर हमने अपना प्रथम सर्वपे टीका लिखी है। ठीक है, सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, संस्कृत के प्रवक्ता के रूप में आपके चयन के लिए आपका अभिनंदन। और आपके माध्यम से अन्य बालिकाएं भी संस्कृत पढ़ने के लिए अपने को तैयार करेंगी और इस फील्ड में अच्छा कार्य कर पाएंगी। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक विज्ञान केंद्र भी एक स्थापित किया है। देखिए, संस्कृत में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है वह स्कूल में या कॉलेज में अपने सामान्य पठन पाठन के कार्यक्रम के साथ संस्कृत के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी लेना, उन लोगों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ या वहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप लोग सहभागी बन पाएंगे तो ये संस्कृति की भी और देश की भी बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। बहुत बड़ा कार्य हो सकता है ये। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। जी सर, धन्यवाद। और सर, हम यह भी कहना चाहते हैं कि हमने जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चयन प्रक्रिया की गई है, वह बहुत ही पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित और शुचितापूर्वक की गई है, जिससे आज हम सभी लोग यहाँ सफल हो पाए हैं। और आपके मार्गदर्शन में, निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से हमें यह प्राप्त हो रहा है। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका हृदय से प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं को भी जानकारी रखें और शिक्षक को अपने को हर फील्ड में पारंगत रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। अगला। धन्यवाद जी। वाराणसी में ही श्री लवकेश कुमार कुछ श्री लालजी डोम, इनका चयन प्रवक्ता हिंदी के पद पे हुआ है। इनका सर बैकग्राउंड थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से कमजोर था। काफी विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। लवकेश जी, कैसे हैं आप? प्रणाम सर। नमस्ते सर, मैं आपके आशीर्वाद से आप लोगों का सकुशल हूँ। आपका हिंदी प्रवक्ता के रूप में चयन हुआ है ना? जी सर, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हृदय से आभारी हूँ। कहाँ से आपने शिक्षा अर्जित की थी? सर, हमारी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पढ़ा स्नातक और शिक्षा शास्त्र में पढ़ा स्नातक की डिग्री हासिल किया हूँ। हाँ। हिंदी साहित्य में हुआ है। तो उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में 4 साल पढ़ाया हूँ। उसके बाद उन कार्य चल रहा है। ठीक है, अभी आपका शोध चल रहा है। जी सर। क्या विषय है शोध का? सर, रामदास विश्व के कथा साहित्य में ग्राम्य जीवन का यथार्थ। बहुत सुंदर। तो ग्राम्य जीवन के बारे में आपने कभी जानने का प्रयास किया? सर, मैं गांव से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं गांव का ही रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी किसान हैं। पहले पत्थर फोड़ते थे, फिर बाद में मशीनी युग आने के कारण धीरे धीरे उसका समापन होने लगा। किसानी में और वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। इस कारण मैं उसी विषय को चुना भी हूँ, जो जिसमें मैं अपनापन महसूस करता हूँ और उसमें मुझे कार्य करने में, पढ़ने में, शिक्षा में गुणात्मक दृष्टि से देखने में मुझे आसानी महसूस होती है। देखिए, भारत का, हमारे देश के जो ग्रामीण व्यवस्था है ना, ये दुनिया के अंदर स्वावलंबन का सबसे मजबूत आधार रहा है।
आप अगर गाँवों की बात करते हैं तो गाँवों में एक बार देखें आप, कितनी अच्छी चीज़ें आपको गाँवों में देखने को मिलती है कि एक गांव हमारे यहाँ देखिए जातिवाद की विकृति बाद में आई है, लेकिन ये जितनी भी जातियां थी ये कर्म पे आधारित होकर के पूरी ग्रामीण व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाती थी। पैसे का लेन देन भले ही न रहा हो, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रह करके गांव का कोई व्यक्ति खाली भी नहीं रहता था और भूखों भी नहीं सो सकता था। हर एक व्यक्ति एक दूसरे का देखभाल करता था और किसी भी प्रकार से गांवों में कोई व्यक्ति अपने को अभावग्रस्त महसूस नहीं करता था। और इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में गांवों में पहले प्राचीन काल में सहकारिता का ये भाव था, आप उसके दर्शन गांवों में होने वाले यज्ञों में देख सकते हैं, या गांव के लोग जब मिल करके कोई कार्यक्रम करते हैं। काशी और आसपास के क्षेत्रों में तो तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का आयोजन की परंपरा भी डाली थी। रामलीला में सरकार कोई सहयोग नहीं करती, गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, रामलीलाओं का मंचन करते हैं, कलाकार भी गांव का और सारी चीजें गांव की और गांव के ही लोगों की, इन सभी चीजों को लेकर के या यज्ञ के आयोजन के साथ भी आप देख सकते हैं कोई सरकार सहयोग नहीं करती, लेकिन गांव का ही व्यक्ति, किसी के पास धान है, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास दाल है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास घी है, किसी के पास बर्तन है, किसी के पास अपनी राजमिस्त्री का सहयोग कर देता है, कोई व्यक्ति कुछ घी दे देता है, कोई दूध दे देता है। सभी लोग मिल करके उसको संपन्न करते हैं और ये गांव के हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्वावलंबन का आधार बनता है और इन चीज़ों पर हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इन पर अगर आज भी हम लोग सोच पाएंगे तो गांव में, इसीलिए सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। गांव का नाऊ, गांव का धोबी, गांव का मोची, गांव का हलवाई, गांव का हर व्यक्ति गांव के उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके हुनर को मंच देने का काम सरकार को करना चाहिए था, पहले नहीं हुआ। पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश में किया, पिछले 6 वर्षों से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक कार्य होता हुआ दिखाई दिया। तो ये बड़ा कार्य है और अगर हमारा शिक्षक इस प्रतिभा को समझ करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी क्या है? हमारी सबसे बड़ी खामी है कि हमने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित कर दिया है, व्यवहारिक ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं रहा। और इसका परिणाम क्या है कि एक बड़ी वैसी स्थिति पैदा हो जाती है, शासन की नीतियों के साथ, शासन के कार्यक्रमों के साथ हम अपने विद्यालय और अपने कॉलेजेस को या विश्वविद्यालय को जोड़ ही नहीं पाते हैं। हमारे पास कोई भी एक शिक्षित नौजवान जब सामने आता है, हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो कहता साहब कुछ नहीं। वह शासन की योजना है, अगर उसको अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो स्टार्टअप की पॉलिसी के तहत वह व्यक्ति आवेदन करके अपने स्टार्टअप को तैयार कर सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अपनी किस्मत को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। लेकिन इन योजनाओं की कोई जानकारी उसको नहीं होती और मुझे लगता है योग्य शिक्षक को चाहिए अपने पाठ्यक्रम की जानकारी होने के साथ साथ शासन की नीतियों और शासन के कार्यक्रमों की जानकारी होना और फिर बच्चों को भी उसके बारे में अलग अलग प्रकार से बताने का प्रयास करना। ये काम कर देंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन नौजवानों को हम स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में योगदान दे सकते हैं, या गांव में भी हम इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। गांव के लोगों को बता सकते हैं, वह गांव के नाव को बता सकते हैं कि भाई आपके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान में शासन की एक योजना है, या गांव के राजमिस्त्री को या गांव के धोबी को, गांव के नाव को या गांव के मोची को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को कि आप इसमें ट्रेनिंग लीजिए, स्किल डेवलप करिए, सरकार आपको सर्टिफिकेट देगी, मानदेय भी देगी और फिर आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिस दौरान आप ट्रेनिंग लेंगे उस दौरान एक निश्चित मानदेय भी सरकार देगी, बाद में टूल किट भी उपलब्ध कराएगी, फिर बैंक से लोन देने में भी योगदान देगी। आज जो व्यक्ति गांव के चौराहे पे बाल बनाने का काम करता, अगर उसी के लिए एक वहां पर
सैलून की दुकान खुल जाएगी तो अभी जो चौराहे पे नीचे बैठ करके बाल बनवाने का काम कर रहा हो, वो पैसा नहीं मिलता होगा, लेकिन सैलून की दुकान खोलेगा तो हर व्यक्ति पैसा देके जाएगा, उसका सम्मान भी बढ़ेगा, वह अपने साथ एक दो अन्य लोगों को भी जोड़ सकता है। ये चीजें जो है, हमेशा इस बात खाना बदोश जिंदगी से विकास नहीं हो सकता है, एक प्लानिंग से, एक सिस्टम के साथ जोड़ करके ही हम विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है बशर्ते शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं जुड़ जाएं, और फिर हम शिक्षा को, एक शिक्षक के समय को हम केवल उतना तक सीमित ना रखें कि मेरा समय 10 से 4 ही है। एक शिक्षक 24 घंटे का शिक्षक होता है, जिंदगी भर का शिक्षक होता है। और जब इस क्षेत्र में आए हैं तो पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता के साथ कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो एक आदर्श शिक्षक के रूप में जनता का, समाज का सम्मान आप लोग पा पाएंगे। और मुझे लगता है, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में और एक गरीब परिवार से जुड़े होने के बावजूद आज आपका चयन एक लेक्चरर के रूप में हो रहा है। आपका शोध का विषय भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो इन सभी चीजों को लेकर के आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। लवकेश जी, आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। सर मैं अपनी तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपने जो कहा सर, मैं उसके व्यवहारिक किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने का पूरा यथासंभव यथाशक्ति प्रयास करूंगा। और मैं अपनी क्षमताओं का पूरा योगदान बच्चों को देने में के लिए तत्पर रहूंगा। और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जो हम लोग की नियुक्ति चयन प्रक्रिया हुई है, यह चयन प्रक्रिया सर इतनी पारदर्शिता के साथ यदि नहीं होता तो शायद यहाँ पर मेरा चयन नामुमकिन रहता, हम जैसे विद्यार्थियों का, गरीब परिवार के लोगों का। इसलिए सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभारी हूँ हम सभी परिवार की ओर से। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगला अभ्यर्थी हम लोग का है श्री अजय प्रकाश मौर्य, अयोध्या जनपद से हम लोग कनेक्ट होंगे। सर श्री अजय प्रकाश मौर्य पुत्र श्री गुरदीन मौर्य, ये सब बहुत बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति हैं, जिनका चयन अभी प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के रूप में माध्यमिक शिक्षा विभाग में हुआ है। इसके पहले ये डायट के प्रवक्ता के रूप में भी चयनित हो चुके हैं, लेखपाल के पद पे भी कार्य कर चुके हैं और इनका चयन सहायक अध्यापक विज्ञान के पद पर भी हो चुका है। अजय प्रकाश, अजय जी सर नमस्ते, कैसे हैं आप? तो आप तो लेखपाल की नौकरी कर चुके हैं। लेखपाल का मतलब यमराज को भी अब छकाने की क्षमता आप में आ चुकी है। तो शिक्षक के रूप में तो आपका जो है बहुत बड़ा रोल अब आपको आगे बढ़ाना है। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर सकूं। चलिए, बहुत सुंदर। लेखपाल के रूप में कितने दिन काम किया आपने? सर मैंने 1 साल काम किया। लेकिन लेखपाल के रूप में चयन होने के बाद तो व्यक्ति फिर शिक्षक बनना नहीं चाहता फिर तो। नहीं सर, मेरी प्रतिबद्धता भौतिकी विषय के साथ थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, विषय तो आपका बहुत अच्छा है कि आपने भौतिकी विषय के रूप में और आज प्रवक्ता के रूप में, लेक्चरर के रूप में आज आपका जो है चयन होकर के आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। और अयोध्या जैसे जनपद में आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और वहाँ पे वहाँ के जनप्रतिनिधि श्री वेद प्रकाश जी के हाथों आज आपको वहाँ के हमारे अन्य जो विधायकगण हैं इनके हाथों आपको वहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन आपका जो है सचमुच आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं कि डाइट के प्रवक्ता के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में, फिर लेखपाल के रूप में काम आपने किया। उसके बाद फिर आपने फिजिक्स के एक लेक्चरर के रूप में आज आपका चयन आज हो रहा है। और आज आपने फिर इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके अब अपना समय लेक्चरर के रूप में ही लगाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है ना? जी सर, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। सर मैं 3 शब्द कहना चाहूंगा इस प्रक्रिया के बारे में। हाँ। ये प्रक्रिया बहुत ही त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। देखिए, यही स्थिति होती है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की छवि इससे पहले भी लोगों ने देखी थी और उस समय क्या कुछ नहीं होता था। अरे आपका तो
डाइट के प्रवक्ता के रूप में, लेखपाल के रूप में और सहायक अध्यापक के रूप में चयन हो चुका था, तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन उन गरीब छात्रों को पूछिए जिन बेचारों ने नौकरी के लिए, जिनके माँ बाप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने पूरे जीवन भर की कमाई उन पर लगाने का प्रयास किया, अपने स्वयं की सुविधा की चिंता किए बगैर अपने बच्चों की पढ़ाई में अपना पैसा खर्च किया, लेकिन उनके समय में पिछली सरकारों के जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे, उन जनप्रतिनिधियों ने उस प्रकार की सरकार बनाई है जो सही ढंग से काम कर सकती हो, रिजल्ट दे सकती हो। और उसका परिणाम है कि आपको भी देखो कितने, यानी कहां कहां से चयन की प्रक्रिया के साथ आप जोड़ रहे हैं। लेकिन आपने हमारा एक लेखपाल कम कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में अपने को साबित कर पाएंगे। और खासतौर पर फिजिक्स जैसे विषय को लेकर के आपने एक प्रवक्ता के रूप में आपका चयन हुआ है। अयोध्या जनपद के छात्र अवश्य आपकी प्रतिभा और आपकी जो है योग्यता का लाभ लेंगे। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मेरी बहुत बहुत बधाई। सर, अब हमारे पास 6 अभ्यर्थी यहाँ पे इस कक्ष में मौजूद हैं सर, जिनको भौतिक रूप से सर या तो अंत में इसको कर दिया जाए बोल करके, क्योंकि और भी जनपदों में ये होना है ना। अनुरोध है सर कि अपने आशीर्वाद से सर हम लोग को लाभान्वित। उत्तर प्रदेश के अंदर शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग की राज्य मंत्री और वह भी अध्यापक ही रही है श्रीमती गुलाब देवी जी,